हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे क्या? हम कर रहे थे रिवीजन विद द समरी बुक। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अनडाउटेडली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? रिविजन करने वाले हैं। क्विकली करेंगे रिविजन। सबसे पहले क्या? सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेगा भाई? रजिस्टर्ड पर्सन ही ले सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है किस चीज पे? जो भी उसने टैक्स पे किया, किस पे? ऑन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का इनवर्ट सप्लाई हुआ हो, पर वो क्या करने वाला है? उसको यूज करने वाला है, या उसका इंटेंशन है क्या चीज का? यूज करने के लिए किसमें? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या ले सकता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। यहाँ पे कब लेगा भाई? कुछ कंडीशंस है क्या? हाँ जी, कुछ कंडीशंस है। यहाँ पे क्या कंडीशंस है? उसके पास सबसे पहले होना चाहिए, किसके बेसिस पे लेगा टैक्स क्या यहाँ पे क्रेडिट? वो वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या जो भी प्रिस्क्राइब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है वो होना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट ले सके। नेक्स्ट, उसने वैलिड रिटर्न फर्निश करना चाहिए, उसने रिटर्न फर्निश करना चाहिए। देन जो भी टैक्स है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे होना चाहिए। यहाँ पे डिटेल्स जो भी वो इनवॉइस या डेबिट नोट है यहाँ पे जो इशू कर रहा है, उसे कहाँ पे? यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी है, उसके GSTR1 या IFF में, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में उसकी डिटेल्स देनी है। और रिसिपिएंट के वो क्रेडिट क्या नहीं होना चाहिए? रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जो भी डिटेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की दी है यहाँ पे, जो रिसिपिएंट को कम्युनिकेट हुई है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 38। गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, सिर्फ टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे ले लिया। टैक्स इनवॉइस भी होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज भी एक्चुअली में रिसीव होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, हमने देखा, तो उस केस में डीम्ड रिसीट ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा, और रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे वो क्या ले सकता है? क्रेडिट ले सकता है। सर्विस के केस में भी अगर सर्विस प्रोवाइड की जा रही किसी और पर्सन को ऑन अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर क्या किया जा सकता है? उस केस में भी क्रेडिट लिया जा सकता है। कौन लेगा यहाँ पे? जो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या ले सकता है? क्रेडिट ले सकता है। देन अगर आपके गुड्स रिसीव हो रहे हैं लॉट्स में, तब क्रेडिट कब लेंगे भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट कब लेंगे? जब लास्ट लॉट यहाँ पे आता है, तब ITC आप ले सकते हैं। बड़े बेसिक प्रोविजंस है, इसलिए हम क्विकली जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन भाई, टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो यहाँ पे क्या ITC मिलेगा? नहीं मिलेगा। टैक्स कंपोनेंट पे अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो ITC नहीं मिलेगा। सीधी सादी बात है, या तो इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लो या GST में बेनिफिट ले लो। वैल्यू की बात नहीं हो रही। टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो ITC नहीं मिलेगा। गुड्स किसी थर्ड पर्सन को दिए गए, किसके डायरेक्शन पे? रजिस्टर्ड पर्सन के डायरेक्शन में। वही हमने बात की थी बिल टू शिप टू मॉडल के केस में। उस केस में क्या माना जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन ने यहाँ पे क्या किया है? गुड्स रिसीव किए, माना गया था डीम्ड रिसीट ऑफ गुड्स, और ITC बिल्कुल यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है। जैसे कि B ने गुड्स परचेस किए, पर उसने क्या बोला? भाई शिप टू कर दो C को, तो इस केस में क्रेडिट कौन लेगा? यहाँ पे B लेगा। माना जाएगा कि B ने रिसीव किए हैं गुड्स और क्या किया है? उसे ITC भी किसको मिलेगा? यहाँ पे B को मिलेगा। डीम्ड रिसीट ऑफ गुड्स माना जाएगा। ITC कब तक ले सकते हैं? मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है हमारी ITC लेने की? तो किसी भी साल का ITC आपको लेना है तो आप ले सकते हो 30 नवंबर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर, या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो अगर 23-24 ईयर का आपको क्रेडिट लेना है तो आप कब तक ले सकते हो? 30 नवंबर 24, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सो अगर एनुअल रिटर्न फर्निश किया आपने 15 अगस्त 24 को, सो 30 नवंबर 24 और 15 अगस्त 24, विच एवर इज अर्लियर, 15 अगस्त 24। और अगर आपने 15 दिसंबर को फर्निश किया, सो 30 नवंबर और 15 दिसंबर, विच एवर इज अर्लियर, सो 30 नवंबर। सो टाइम लिमिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट ITC लेने की, भाई ये साल जो हमारा चल रहा है जिससे रिलेटेड इनवॉइस या डेबिट नोट के ITC की बात हो रही है, सो 23-24 में जो भी आपने इनवॉइस या डेबिट नोट इशू किए उसका मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या रहेगा? 30 नवंबर 24, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। बट ये टाइम लिमिट किस पे अप्लाई नहीं होती?
रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, रीअवेल कर रहे हो अगर आप कोई क्रेडिट, पढ़ेंगे अभी आगे, रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट जो पहले रिवर्स किया था उस केस में ये टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। भाई आपने क्या किया, आपने यहाँ पे गुड्स तो रिसीव कर लिए फॉर एग्जांपल, पर आपने पेमेंट ही नहीं किया किसको, सप्लायर को, फ्रॉम 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पे या रिवर्स करना पड़ेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे जो भी आपने अवेल किया था अलोंग विथ इंटरेस्ट। पूरा पेमेंट नहीं किया तो पूरा रिवर्सल करना पड़ेगा, पार्ट पेमेंट नहीं किया तो पार्ट रिवर्सल करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अनडाउटेडली। मिस्टर ए सप्लायर है, उन्होंने फॉर एग्जांपल मिस्टर बी को यहाँ पे क्या किया, सप्लाई किए गुड्स, इनवॉइस की डेट यहाँ पे 11th में है फॉर एग्जांपल, वैल्यू थी 1 लाख रुपए, यहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व 18,000 रुपए। मिस्टर बी को भाई गुड्स आ गए, यहाँ पे इनवॉइस आ गई, उन्होंने अवेल कर लिया आईटीसी 18,000 रुपए, पर उन्होंने पेमेंट नहीं किया, पूरा पेमेंट नहीं किया, पार्ट पेमेंट कर दिया जुलाई में, यहाँ पे 60,000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी उन्होंने पे कर दिया। बैलेंस पेमेंट 180 डेज हो गए, यहाँ पे 11th में से 180 डेज हो गए, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, यहाँ बैलेंस पेमेंट नहीं किया 40,000 रुपए का प्लस जीएसटी 7,200 उस पे नहीं पेमेंट किया उन्होंने मिस्टर ए को। तो अब क्या करना पड़ेगा मिस्टर बी को, कुछ नहीं, पे करो या रिवर्स करो। क्या, यहाँ पे जो भी आईटीसी है आपका 7,200 जो आईटीसी आपका है यहाँ पे प्रोपोर्शनेट इन्वॉल्व अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा। कि यहाँ पे आपको जीएसटी या 3B में 180 डेज खत्म होने के बाद जो भी 3B आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा या रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात हुई। क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस है? यस, जैसे कि सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज ऑब्वियसली नॉट, क्यों, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो पहले पेमेंट करते हो फिर ही आप क्रेडिट लेते हो। सेकंड, डीम सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, शेड्यूल 1 आइटम, वैल्यू कंसीडरेशन ही नहीं है, क्या पेमेंट करोगे, तो वो भी यहाँ पे 180 डेज वाली एक्सेप्शन में आते हैं। और यहाँ पे एडिशंस मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में एडिशंस मेड किए गए ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, सप्लायर की लायबिलिटी थी भाई, सप्लायर की लायबिलिटी थी वो, परंतु इनकर कर दिए रेसिपिएंट ने। तो ये तीनों केसेस में ये 180 डेज का कोई क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता है। इसके अलावा बाकी केसेस में आपको रेसिपिएंट को 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पेमेंट करना है, सप्लायर को नहीं किया तो जितना नहीं किया उतना क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको यहाँ पे या रिवर्स करना पड़ेगा जीएसटी या 3B में 180 डेज खत्म होने के बाद जो भी 3B आएगा उसमें। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनडाउटेडली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट रूल 37A क्या बोलता है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको भी क्विकली। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मिस्टर ए सप्लायर है, मिस्टर बी रिसिपिएंट है। नवंबर 23 का एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे क्या किया, मिस्टर ए ने जीएसटीआर यहाँ पे 1 तो क्या कर दिया, फाइल कर दिया नवंबर 23 का, परंतु जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। अब रिसिपिएंट मिस्टर बी ने क्या किया, क्रेडिट ले लिया जीएसटीआर यहाँ पे, जीएसटीआर 3B में, जीएसटीआर 1 में यहाँ पे सप्लायर ने बताई सप्लाई, जीएसटीआर 3B में क्रेडिट ले लिया मिस्टर बी ने, 10,000 रुपीज का इन्वॉल्व था फॉर एग्जाम्पल, पर मिस्टर बी ने जीएसटीआर 3B तो यहाँ पे सबमिट ही नहीं किया। भाई गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे होता है, जीएसटीआर 3B से ही तो होता है, नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे साल खत्म हो गया 23-24, उसके बाद 30 सितंबर 24 भी आ गया। अपना जो साल है वो खत्म होने के बाद जो भी 30 सितंबर आता है, तो अपने एग्जाम्पल में कब आएगा, 23-24 का एग्जाम्पल है हमारा नवंबर 23 का, 30 सितंबर 24 तक के भी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया। तो भाई रिसिपिएंट आप क्या करें, रिवर्स कर देवे, आईटीसी आपको भी टाइम देते हैं। 30 नवंबर, साल खत्म होने के बाद जो 30 नवंबर आता है अपने एग्जाम्पल में, 30 नवंबर 24 तक ये 10,000 रुपए आपने क्या करना है, रिवर्स कर देना है। अब जाके आपका सप्लायर कभी आगे जीएसटीआर 3B फाइल करता है फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 24 में, तो क्या आप रीअवेल कर सकते हैं क्रेडिट? बिल्कुल क्रेडिट रीअवेल कर सकते हैं, बिल्कुल क्रेडिट रीअवेल कर सकते हैं। तो सीधी सारी बात है, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 यहाँ पे सबमिट किया था, आईएफएफ जीएसटीआर 1 यहाँ पे क्या किया था, सबमिट किया था, परंतु उसने क्या नहीं यहाँ पे सबमिट किया, जीएसटीआर 3B सबमिट नहीं किया। रिसिपिएंट ने क्रेडिट ले लिया था, यहाँ पे 30 सितंबर भी आ गया, सप्लायर ने सबमिट नहीं किया, तो यहाँ पे रिसिपिएंट को 30 नवंबर तक क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा क्रेडिट, रिवर्स करने पड़ेगा क्रेडिट। फ्यूचर में यहाँ पे कभी भी अगर क्या किया है, यहाँ पे सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फर्निश कर दिया है, तो रिसिपिएंट क्या कर सकता है, रीअवेल कर सकता है क्रेडिट, रीअवेल कर सकता है क्रेडिट यहाँ पे। ठीक है, सो ये बात हुई हमारी, आगे बढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स याद रखेंगे। अभी तक के जो सेक्शंस रिवाइज कर लिए उसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। सेक्शन 7 सप्लाई, सीजीएसटी एक्ट के सेक्शंस बेटा, सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 9 लेवी ऑफ सीजीएसटी, सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी, सेक्शन 11 पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, Section 12 time of supply of goods, Section 13 time of supply of services, Section 14 change in rate में time of supply कैसे डिटरमाइन करना है वो हमने देखा था। Section 15 valuation, value would be transaction value, 15.2 में हमने inclusions देखे थे, 15.3 में exclusions देखे थे। Then यहाँ सेक्शन 16 1 and 2 हमने पढ़ा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, एंड अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17। सीजीएसटी एक्ट के इतने सेक्शंस हमने रिवीजन वीडियोस जहां से स्टार्ट किए तब से लेके अभी तक के सीजीएसटी एक्ट के इतने सेक्शंस पढ़े, एंड आई होप आपको ये बिल्कुल याद हो गए होंगे। हम सीक्वेंस में ही याद कर रहे हैं। ये सारे चैप्टर्स आपके ऐसे ही अरेंज किए हुए हैं, सेक्शन 7 से 31 तक के हम पूरे याद करेंगे। 101% एग्जाम्स में आएंगे, 101%। ये सारे सेक्शंस एग्जाम में लिखने को काम में आएंगे, ठीक है। Now, the provision of section 17 relating to apportionment of credit and block credit read with relevant rules are summarized as under. Section 17 हम स्टार्ट करें। अब देखते हैं सेक्शन 17 में क्या बात हो रही है। कुछ हम यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की बात भी करेंगे और ब्लॉक क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो भी पढ़ेंगे। So, अगर आपके गुड्स और सर्विसेज, आपके गुड्स या सर्विसेज पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, मतलब क्या हो गया ये भाई? थोड़ा तो बिजनेस के लिए यूज किया, थोड़ा नॉन बिजनेस के लिए यूज किया, थोड़ा तो मैंने ऑफिस के लिए यूज किया और थोड़ा तो मैं घर के लिए लेके चली गई, ठीक है। उस केस में क्या होगा? आईटीसी आपको कितना मिलना चाहिए? क्या सिर्फ बिजनेस का मिलना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, सेक्शन 17 भी यही बोलता है, आईटीसी अवेलेबल ओनली एज एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस पर्पस, सिर्फ बिजनेस पर्पस का आईटीसी मिलेगा। देन अगर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, थोड़ा तो टैक्सेबल सप्लाई के लिए, थोड़ा तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यहाँ पे यूज किया, उस केस में क्या होगा? आईटीसी कितना मिलेगा? आईटीसी उतना ही मिलेगा एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। जितना टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए रहेगा उतना ही आईटीसी मिलेगा, उतना ही आईटीसी मिलेगा। क्लियर है ये? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि हम अभी देखेंगे रूल 42 43 साथ में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए तो कितना मिलेगा? सिर्फ बिजनेस का मिलेगा। एग्जेम्प्ट के लिए, टैक्सेबल के लिए है तो उस केस में टैक्सेबल का ही मिलेगा, इंक्लूडिंग जीरो रेट। जीरो रेट इज ऑल्सो अरे ना, जीरो रेटेड सप्लाई के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज लिए तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या? एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? तो exempt supply includes supply charge to tax under reverse charge। रिवर्स चार्ज का चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। मैं लॉयर हूं, मेरी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में चार्ज होती है, टैक्स कौन पे करेगा? मैंने आपको सर्विस दी, आप रिसिपिएंट हो, आप टैक्स पे करोगे रिवर्स चार्ज की, पर मेरे लिए वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। लॉयर सर्विस, एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो क्या होगी बेटा? एग्जेम्प्ट सप्लाई होगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। सो सप्लाई चार्ज टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज हमने देखा था, नीदर गुड्स नॉर सर्विस, उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई बोला गया है, उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई में लेंगे। देन सेल ऑफ लैंड, लैंड में सेल कर रही हूँ, सेल लैंड कर रही हूँ, आपने शेड्यूल 3 में भी हमने पढ़ा था। सेल ऑफ लैंड, यहाँ पे सेल ऑफ लैंड को एग्जेम्प्ट सप्लाई बोला। एंड सेल ऑफ बिल्डिंग व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। यहां मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया बिल्डिंग का, उसके बाद जो मैं फ्लैट बेचती हूँ उस पर जीएसटी नहीं लगता है, उसमें जीएसटी नहीं लगता और उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई बोला इस सेक्शन के लिए। चार चीजें क्या? रिवर्स चार्ज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, देन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जहां पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद पैसा आएगा। ये चारों आपको लेना है किसके लिए? एग्जेम्प्ट सप्लाई के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब एक सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट आया 2018, उसमें क्या अमेंडमेंट आया इस सेक्शन में हम एक बार देख समझेंगे। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ 17(3) शैल नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। क्या बोल दिया इसने कि वैल्यू ऑफ एक्टिविटी ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल 3 में है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं आएगी, भाई नहीं आएगी, एक्सेप्ट दोस स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल, दैट इज सेल ऑफ लैंड ऑन बिल्डिंग पोस्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो यहां पे इन अदर वर्ड्स ऑल अदर आइटम ऑफ शेड, अब मतलब क्या बोला यहां पे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यहां पे आपको नहीं इंक्लूड करना है सारे आइटम्स किसके? शेड्यूल 3 के, शेड्यूल 3 के, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग जिसमें कंप्लीशन के बाद पैसा आ रहा है, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए ले सकते हो, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए ले सकते हो। मतलब ये दो केसेस में आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा,
ये दो केसेस में आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा. सो देयरफॉर व्हाइल इन ऑल द अदर आइटम्स ऑफ शेड्यूल 3, बाकी सारे जो आइटम्स थे हमारे शेड्यूल 3 के, ITC will not be required to be reversed बेटा. In case of sale of land and sale of building, ITC need to be reversed क्योंकि इसी को एग्जाम सप्लाई में लिया है, इसी को एग्जाम सप्लाई में लिया है. तो आपको सिंपल वर्ड्स में याद रखना है कि भाई शेड्यूल 3 के कोई दूसरे आइटम आपको एग्जाम में दिए हुए, उसको आपको ना एग्जाम सप्लाई में रखना है, ना उसके कारण आपको ITC रिवर्स करना है. देखो पहले तो कॉमन क्रेडिट जो होता है, मतलब कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड सर्विसेज जिसको मैं टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रही हूँ, एग्जाम के लिए भी यूज करती हूँ, वो कॉमन क्रेडिट है. उसको हम पहले क्रेडिट ले लेते हैं, फिर उसका रिवर्सल करते हैं हम रूल 42 43 के हिसाब से. तो वो रिवर्सल आपको कब करना है, जब आपकी एग्जाम सप्लाई होगी या नॉन बिजनेस का होगा तब. बट शेड्यूल 3 के दूसरे आइटम दिए हुए हैं, अगर सिर्फ एग्जाम सप्लाई में किसको लेना है, सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट. और इन्हीं केसेस में यहाँ पे एग्जाम सप्लाई में ये आएंगे. एग्जाम सप्लाई की कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको एग्जाम में शायद टर्नओवर का, तो आपको ऐसे करना है. सो रूल नंबर 42, ये नेक्स्ट वाले पेज में जो डायग्राम दिया हुआ है आप हेडिंग डाल सकते हैं रूल नंबर 42 का. सो अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट इन केस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज. रूल 42 किसकी बात करता है बेटा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज. इनपुट और इनपुट सर्विसेज जब हमने यूज करी क्या, थोड़ी बिजनेस के लिए, थोड़ी नॉन बिजनेस के लिए, थोड़ी एग्जाम के लिए, थोड़ी टैक्सेबल के लिए, उस केस में यहाँ पे अपॉर्शनमेंट क्रेडिट का कैसे करेंगे वो रूल 42 बताता है. और रूल नेक्स्ट पेज में रूल 43 दिया हुआ है, वो किससे रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स. कॉमन क्रेडिट का अपॉर्शनमेंट कैपिटल गुड्स के केस में, कैपिटल गुड्स के केस में, ठीक है, कैसे करना है वो रूल 43. तो सबसे पहले रूल नंबर 42 अभी हम पढ़ेंगे. सो टोटल इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज डिनोटेड एज टी. टोटल इनपुट टैक्स मेरा क्या है, टी से डिनोट करते हैं. एक बार ये चार्ट देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. इनपुट ऑन इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेज डिनोटेड एज T1. मतलब जिसको मैं टोटली नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, मेरे घर के लिए यूज कर रही हूँ, मेरे घर के लिए टोटली यूज कर रही हूँ कोई इनपुट्स, ठीक है. तो वो किससे डिनोट करेंगे, T1 से. इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम. टोटली एग्जाम सप्लाई बना रही हूँ, वो इनपुट्स मैंने खरीदे इसलिए थे, मैं टोटल एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रही हूँ, उसको T2 से डिनोट करेंगे. ब्लॉक क्रेडिट T3 से डिनोट करेंगे, ठीक है. तो ये T1 प्लस T2 प्लस T3 इसको टोटल क्रेडिट में से माइनस करेंगे, तो जो मेरा बाकी का बचा हुआ ITC है वो उसका क्रेडिट में पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी. T1 T2 T3 का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले जाने की जरूरत नहीं है. क्यों लेके जाओगे यार, नॉन बिजनेस के लिए एग्जाम्प्ट है, ब्लॉक क्रेडिट है, क्यों लेके जाओगे, इसलिए उसको लेके ही नहीं जाने का, उसको लेके ही नहीं जाना. इसलिए इन तीनों का आपको क्या करना है, टोटल क्रेडिट में से आपने इन तीनों को माइनस कर दिया. आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आता है 50 लाख का टोटल क्रेडिट दिया है और T1 T2 T3 मतलब नॉन बिजनेस के लिए 5 लाख का, बिजनेस के लिए 5 लाख, सॉरी एग्जाम के लिए 5 लाख का, ब्लॉक क्रेडिट 5 लाख, ये 15 लाख रुपए आप 50 में से माइनस कर दोगे. तो जो 35 लाख बचे वो क्या बचा आपका, C1 बचा. व्हाट डू यू मीन बाय C1? C1 में क्या क्या बचा. अब मैम दो ही चीज बची, सीधी सादी बात है. एक तो टैक्सेबल से जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए वो बचा इंक्लूडिंग जीरो रेटेड. सेकंड बचा कॉमन क्रेडिट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन क्रेडिट, कि भाई जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज हम कॉमन यूज कर रहे हैं, टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं, नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी यूज कर रहे हैं, वो कॉमन क्रेडिट बचा. करेक्ट है, ठीक है. सो अब यहां पे अब जो कॉमन क्रेडिट है, पहले तो आपने यहां पे जो ये कॉमन क्रेडिट बचा, जिसे जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, तो ये जो जैसे हमारे एग्जांपल में 35 लाख बचा, ये आपने क्या किया, आप लेके चले गए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. ठीक है, आप समझ रहे हो एग्जांपल. आई थिंक मैं ऊपर यहाँ पे साथ साथ में एग्जांपल लिखते भी जाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल आपका टोटल क्रेडिट दूसरे पेज में ही लिखते हैं साथ में, या ठीक है एग्जांपल बाद में लेते हैं, पहले एक बार समझ लेते हैं. ठीक है, तो टोटल क्रेडिट आपका, अब जो कॉमन क्रेडिट बचा है, अब जो कॉमन क्रेडिट बचा, रिवर्सल किस चीज कर रहा है मैम, रिवर्सल तो उतना ही करना है जितना एग्जाम्प्ट के लिए वो यूज किया गया या नॉन बिजनेस के लिए यूज किया गया. क्लियर है. तो अब रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो पिछले स्टेप पे आपका जो C1 आया था उसमें से T4 को हटा दो. व्हाट डू यू मीन बाय T4, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल को हटा दो.
मतलब अल्टीमेटली बचा क्या, सिर्फ कॉमन क्रेडिट को लेना है बेटा। यहाँ पे कॉमन क्रेडिट आ गया, C2 इज व्हाट, कॉमन क्रेडिट आपका आ गया। C2 को अब आप D1 और D2 कैलकुलेट करोगे। व्हाट यू मीन बाय D1 एंड D2 मैम? बेटा D1 डिनोट्स फॉर, यहाँ पे एग्जाम के लिए आपने कितना, एग्जाम के लिए यहाँ पे आपने कितना कॉमन क्रेडिट यूज किया, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई डिनोटेड एज D1 एंड क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस जो है वो D2 बताता है, वो D2 बताता है। तो D1 का फॉर्मूला क्या है? D1 का फॉर्मूला है बेटा C2 दैट इज कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, मल्टीप्लाई बाय एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। ये क्या आता है हमारा? D1 आता है, D1 आता है। और D2 क्या होता है? C2 का 5%, C2 मतलब कॉमन क्रेडिट का 5%। बहुत ही इजी है, नॉन बिजनेस का तो बहुत ही क्लियर है, C2 का 5%, C2 का 5%। अब ये D1 D2 आ गया, इनको आप टोटल कर दोगे, ये क्या हो गया आपके इनएलिजिबल क्रेडिट है। इट वुड बी रिवर्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 3B और इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। हर महीने आपको ये कैलकुलेट करना है और आपने रिवर्स करना है, सिंपल है। एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेगा। 1-2 मिनट का एग्जाम्पल लेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, बस हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। टोटल क्रेडिट, टोटल क्रेडिट हमारा T है, ठीक है। अभी इसमें नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हमने 5 लाख रुपीस का यूज किया। इनपुट और इनपुट सर्विस की बात हो रही है, रूल 42 पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43। तो जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज आए, मेरे को क्लियरली पता है यार नॉन बिजनेस के लिए यूज किए, क्लियरली इनवॉइस लेवल पे बता सकती हूँ कि वो सर्विस मैंने घर के लिए ली थी, वो इनपुट्स मैंने घर के लिए लिए थे। सेकेंड, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किए मैंने, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किए विच इज डिनोटेड एज T2 जो एग्जाम सप्लाई के लिए मैंने यूज किए, वो मेरे को क्लियरली पता है। इनवॉइस लेवल पे मैं बता रही हूँ 5 लाख रुपए का क्रेडिट है, 5 लाख का क्रेडिट है। मुझे पता है मैंने ये सर्विस ली थी, मैंने ये इनपुट्स बुलवाए थे, किसके प्रोडक्शन के लिए? मिल्क इज एन एग्जाम सप्लाई, मिल्क इज एन एग्जाम सप्लाई। यहाँ पे चीज के लिए नहीं मंगवाया था, यहाँ पे मेरे चीज डिप्स जो है वो मेरे टैक्सेबल सप्लाई है। मिल्क यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है मेरी यहाँ पे फैक्ट्री में, उसके लिए मैंने कुछ इनपुट्स मंगवाए थे, कुछ कैरी बैग्स मंगवाए थे, उस पे GST लग के आए। मुझे क्लियरली पता है एग्जाम्प्ट के लिए, तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएंगे। माइनस करोगे आप क्या? T3 माइनस कर लोगे ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट मतलब जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, 17(5) बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लॉक क्रेडिट आपको पता होगा, जिसका क्रेडिट अलाउड नहीं है वो भी आप यहाँ से माइनस करोगे 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। इस सबको माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा? C1 विच इज वॉट, यहाँ पे आपने माइनस किया 15 लाख, तो 35 लाख रुपीज इज C1। इसमें से आपको क्लियरली पता है T4 मतलब कि टैक्सेबल के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड के लिए मैंने जो यूज किया है, मुझे पता है इसमें से 20 लाख का जो इनपुट सर्विसेज है वो मेरे टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड के लिए यूज हुए, टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड के लिए यूज हुए। मतलब अब जो बचा वो क्या है? मेरा कॉमन क्रेडिट है 15 लाख रुपए, C2। यहां तक के समझो, मतलब कुछ नहीं किया बेटा, कुछ नहीं किया। कॉमन क्रेडिट में से एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस हटा दिया, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम्प्ट हटा दिया, ब्लॉक क्रेडिट हटा दिया, टैक्सेबल और जीरो रेटेड जो सब एक्सक्लूसिव थे उनको हटा दिया, तो बचा क्या? कॉमन क्रेडिट। अब ये देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या जाएगा? उसमें C1 जाएगा, मतलब 35 लाख तो मैंने वहां पे ले गए, 35 लाख मैंने कहा लेके गई? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं। उसमें से सीधी बात है 20 लाख का तो पूरा मिल जाएगा, 20 लाख का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। 15 लाख जो बचा उसमें से प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा। किस चीज का रिवर्सल होगा मैम? बेटा जो एग्जाम के लिए और नॉन बिजनेस के लिए यूज किया उसका रिवर्सल होगा, बिल्कुल होगा। अब एग्जाम के लिए जो यूज किया वो कैसे पता चलेगा? D1 इज इक्वल्स टू, D1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे जो हमने देखा था अभी, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स रेट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई विच इज इक्वल्स टू C2 मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय F विच इज व्हाट? C2 मतलब क्या हुआ? मेरा कॉमन क्रेडिट 15 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय एग्जाम्प्ट का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। या तो एग्जाम में टोटल टर्नओवर एग्जाम टर्नओवर दिया रहेगा, या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम टर्नओवर अज्यूम कर रही हूँ, एग्जाम में दिया हुआ है, नहीं तो कैलकुलेट, वैसे तो दिया हुआ रहेगा, हो सकता है एक आध एडजस्टमेंट करना पड़े आपको। 20 लाख का यहाँ पे 20 लाख का एग्जाम का टर्नओवर है और टोटल टर्नओवर आपका 40 लाख का है, 40 लाख का है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 7.5 लाख का, 7.5 लाख का ITC आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्स करना पड़ेगा GSTR 3B में। हर महीने ये एक्टिविटी करनी है, हर महीने का T1 T2 T3 T4 निकालना है आपको और ये एक्टिविटी करनी है। सेकेंड, व्हाट यू मीन बाय D2 इज मैम 5% ऑफ C2, 5% ऑफ C2 मतलब कि क्या हो गया? C2 क्या है आपका? 15 लाख रुपए, 15 लाख का 5%,
15 लाख का 5% आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे C2 आ जाएगा, C2 आ जाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे 15 लाख का 5% कितना होता है, 75,000 रुपीज होता है, 75,000 रुपीज होता है। ठीक है, सो 7.5 लाख प्लस 75,000 आपका GSTR 3 में रिवर्स हो जाएगा एवरी मंथ। ये एक्टिविटी आपको हर महीने करनी है, या अप्रैल में हुई मई मार्च अप्रैल में हुई मई जून जुलाई देन टिल मार्च तक के आपको ये एक्टिविटी हर महीने करना है। हर महीने आपको D1 D2 कैलकुलेट करना है, रिवर्स करना है। इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है। अब ईयर एंड पे क्या हुआ, ईयर एंड पे आपको ईयर एंड में चेक करना पड़ेगा, आपको पूरे साल का D1 D2 निकालना है। कैसे, इनटू एग्जिम टर्नओवर साल भर का, एग्रीगेट टर्नओवर साल भर का, ये लेकर के पूरे साल का आपको वापस निकालना है। अगर शॉर्टफॉल है तो आपको और रिवर्सल करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फ्रॉम अप्रैल, या अगर आपने ज्यादा रिवर्सल कर लिया तो वापस से क्रेडिट क्लेम कर लो। तो अभी एक बार देखेंगे, summation of D1 D2 will be computed for the whole financial year by taking exempted turnover and aggregate turnover for the whole financial year. If the amount is more than the amount already added to the output tax liability, जो amount already add हो गया output tax liability में, उससे भी ज्यादा है ये amount, then the differential amount will be reversed by registered person in GSTR 3B in any of the month till September of the succeeding year, along with the interest at the rate of 18% from 1st April of the succeeding year till the date of payment. तो यहाँ पे 18-19 की बात करूं तो 18-19 में अप्रैल 18, मई 18 ऐसे करके पूरा मार्च 19 तक के आपने हर महीने रिवर्सल किया D1 D2 का। उसके बाद में वापस से आप अप्रैल में या मई में आप गए, आपने ये वाली एक्टिविटी करी, पूरे साल का निकाला, तो आपने पूरे साल भर में फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का रिवर्सल किया, 10 लाख का रिवर्सल किया, बट अब जब ये फॉर्मूले से निकाला तो 12 लाख का रिवर्सल करना चाहिए था। ठीक है, 2 लाख का शॉर्टफॉल हो गया, 2 लाख का शॉर्टफॉल हो गया। कुछ भी रीजन हो सकता है भैया, आपका कुछ आपने टर्नओवर मिस कर दिया हो या जो भी, तो वो 2 लाख रुपए का क्या करना पड़ेगा भाई, उसका और रिवर्सल करना पड़ेगा। कब कर सकते हो आप, अप्रैल के बाद कभी भी कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, सितंबर तक के आपको करना रहेगा वो रिवर्सल, अलोंग विथ इंटरेस्ट कितना रहेगा बेटा, 18% का यहाँ पे इंटरेस्ट आपको लगेगा। कब से, अप्रैल, जो सक्सीडिंग ईयर का अप्रैल है, अप्रैल 19 से आपने जब भी किया, हो सकता है आपने ये एक्टिविटी मई में जाके की तो अप्रैल में 2 महीने का आपको इंटरेस्ट लगेगा, नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे आपको निकालना है। ठीक है, इफ दिस अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट ऑलरेडी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, द एडिशनल अमाउंट कैन बी क्लेम बैक एज इंटरेस्ट, क्लेम बैक एज क्रेडिट इन GSTR 3 ऑफ एनी मंथ टिल सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। अब क्या हुआ, आपने 1 लाख रिवर्स कर दिया, रिवर्स तो 80,000 ही करना था, 20,000 रुपए ज्यादा रिवर्सल किया, तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट ले लो, अगले सितंबर आते तक के आप कभी भी क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था इनपुट और इनपुट सर्विस के केस में आपको रिवर्सल कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन क्रेडिट के प्रपोर्शन में D1 कैलकुलेट करना है और आपको एग्जाम टर्नओवर और टोटल टर्नओवर पे एंड D2 कैलकुलेट करना है, हर महीने रिवर्सल करना है और फिर ईयर एंड एक्टिविटी करनी है। बेटा एग्जाम में कुछ नहीं है इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आना है, अपन ने इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स इसके अपन ने चैप्टर के साथ में डिस्कस किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन बैंक के पार्ट में दिए हुए, तो वो एक बार आप सॉल्व करके देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक में भी दिए हुए हैं इसके क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन बैंक से भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट रूल नंबर 43 करेंगे। 42 किससे रिलेटेड है बेटा, इनपुट सर्विसेज का रिवर्सल देगा। 43 कैपिटल गुड्स मेथोडोलॉजी फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ ITC ऑन कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो बेटा अब कैपिटल गुड्स में लेकर के आई, बहुत अलग अलग पर्पस हो सकते हैं भाई, मैंने कैपिटल गुड्स लेके आई, या तो मैं उसको एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, या एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रही हूँ, या तो मैं उसको यूज कर रही हूँ एज अ कॉमन कैपिटल गुड। तो हर एक केस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इजी, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैंने कैपिटल गुड्स लेकर आई और उसको मैं किसके लिए यूज कर रही हूँ बेटा, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए टोटल यूज है, कुछ यूज ही नहीं है उसका, टैक्सेबल सप्लाई कुछ बनाना ही नहीं है, तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई, कुछ नहीं मिलेगा उसका क्रेडिट। इट शुड नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कौन सा है, एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। ए पॉइंट में एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस, नॉन यहाँ एग्जेम्प्ट के यूज करें।
So it should not be eligible and it should not be credited to what ECL. It is not credited in electronic credit ledger. Electronic credit ledger में जाएगा ही नहीं, ठीक है। देन बी पॉइंट में मैंने कुछ कैपिटल गुड्स खरीद के लेकर आए, उससे क्या किया मैंने, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज किया मैंने, टैक्सेबल सप्लाई के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड के लिए। उसे क्या करना है, टैक्सेबल के लिए यूज करूंगी। यार मैंने जो कैपिटल गुड्स लेके आई उससे पूरा आउटपुट टैक्सेबल है, मैं टैक्सेबल गुड्स बना रही हूँ, तो उसे क्रेडिट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या वो कॉमन क्रेडिट है, नहीं, कोई कॉमन क्रेडिट नहीं, एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके क्रेडिट हो जाएगा। तो बी पॉइंट में एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला है, उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा आपको कहां, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब सी पॉइंट में आएंगे, कौन से कैपिटल गुड्स की बात हो रही है, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी अबव। इनपुट टैक्स उन कैपिटल गुड्स का जो कि ए और बी पॉइंट में कवर्ड नहीं, जो कि ए और बी पॉइंट में कवर्ड नहीं, बात किसकी हो रही भाई, कॉमन कैपिटल गुड्स की। ना एक्सक्लूसिव टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है, ना एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस के लिए। थोड़ा उससे टैक्सेबल प्रोडक्ट भी बना रही हूँ, थोड़ा मैं एग्जाम प्रोडक्ट भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट किसकी बात हो रही है, ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए और बी, दैट इज द कैपिटल गुड्स व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली कॉमनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई एंड बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस, एंड बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला भाई, पहले तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो भी उसमें लग के आया है उसकी इनवॉइस में, उसको क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। पूरा का पूरा क्रेडिट कहां पे करना है हमको, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और यूजफुल लाइफ इसकी मान लो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। यूजफुल लाइफ इसकी क्या मान लेंगे हम, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे। और उसको कैसे डिनोट करना है हमको, एज अ कॉमन क्रेडिट, उसको एज अ ए डिनोट करो, एज अ ए डिनोट करो। फिर हम देखते हैं क्या करेंगे। तो वो आपका कॉमन क्रेडिट है, क्यों, क्योंकि भाई वो कैपिटल गुड्स मैंने कॉमनली यूज किया है, टैक्सेबल गुड्स भी बना रही हूँ मैं, उससे एग्जाम भी बना रही हूँ, जीरो रेटेड भी बना रही हूँ मैं, यहाँ पे उससे नॉन बिजनेस के लिए भी यूज कर रही हूँ मैं, किसी भी चीज के लिए यूज कर रही हूँ। तो उसके पूरे क्रेडिट को एक बार तो क्या आप ले डालो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालो और उसको कॉमन क्रेडिट कर दो, उसको कॉमन क्रेडिट मान लिया जाएगा। पूरा क्रेडिट क्यों लिया मैम, बेटा अभी पहले पूरा क्रेडिट लेंगे, उसके बाद जितना एग्जाम्प्ट के लिए यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको क्या करेंगे हम, रिवर्स करेंगे लेटर ऑन। तो एक बार क्या करना है, अभी स्टेप पे क्या याद रखना है आपको, कॉमन कैपिटल गुड्स का पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेगा। अब कुछ कैपिटल गुड्स हैं, कुछ कैपिटल गुड्स हैं, पहले वो मैं नॉन बिजनेस के लिए यूज करती थी या एग्जाम के लिए यूज करती थी। ए पॉइंट के कैपिटल गुड्स थे जो मैंने कुछ महीने पहले खरीदे थे, कुछ साल पहले खरीदे थे, जो मैं ए में यूज कर रही थी वो सी पे कन्वर्ट हो गया, ए टू सी आ गई मैं। मतलब पहले मैं उसका एग्जाम के लिए यूज कर रही थी, अब मैं उसको कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रही थी, अब मैं उसको यहाँ पे बिजनेस टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज कर रही हूँ। तो ए से सी स्विच हो गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जाम से लेकर के अब मैं दोनों के लिए यूज करने लगी, टैक्सेबल के लिए भी, तो वो कॉमन कैपिटल गुड्स बन गया। तो जिस महीने वो कॉमन कैपिटल गुड्स बन गया, उसका पूरा का पूरा जो इनवॉइस में लग के आया था क्रेडिट, पहले तो मैंने उसको नहीं लिया था क्योंकि ए पॉइंट में नहीं लेना था, एग्जाम के लिए तो नहीं लेना था। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पूरा का पूरा क्रेडिट ले लूंगी, कहां, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जितना इनवॉइस में लग के आया था उसे क्रेडिट पूरा ले लूंगी। एक बार तो मैं उसको पूरा क्रेडिट ले लूंगी, वो मेरे कॉमन क्रेडिट में भी आ जाएगा। सो चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एग्जाम सप्लाई टू कॉमन यूज कैपिटल गुड्स व्हिच वर इनिशियली कवर्ड अंडर ए got subsequently covered under C, then ITC in respect of such capital goods denoted as A shall be credited to electronic credit ledger। उसको कहां लेके जाना है, shall be credited to what बेटा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पूरा का पूरा क्रेडिट। आज से 2 साल पहले एक मशीन खरीद के लेकर के आई थी, उसमें 5 लाख रुपए का आईटीसी था, क्रेडिट था, जीएसटी लग के आया था। तो उस टाइम तो क्योंकि वो मैंने एग्जाम के लिए यूज करनी थी तो मैंने नहीं क्रेडिट लिया था 2 साल पहले, बट आज जब मैं उसको कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ तो वो पहले क्या करूंगी, मैं पूरा का पूरा जो उस पर क्रेडिट लग के आया है, क्या एग्जाम्पल था हमारा 5 लाख शायद, तो वो मैं पूरा क्रेडिट ले लूंगी, वो मैं पूरा क्रेडिट ले लूंगी। अब ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered under clause A denoted as TIE shall be calculated at the rate of 5% for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed। अब क्या हुआ भाई, कैपिटल गुड्स मैंने लाया था, हाँ जी 2 साल पहले लेकर के आई थी मैं कैपिटल गुड्स, 5 लाख रुपए का उस पर जीएसटी लग के आया था, उस टाइम मैंने क्रेडिट नहीं दिया, 2 साल मैंने उसको एग्जाम बनाने के लिए यूज किया। अब मैं कॉमन के लिए ले जा रही हूँ तो पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले गया, बट 2 साल मैंने वो जो गुड्स थे
उसको एग्जाम के लिए यूज किया था, तो उस टाइम का क्रेडिट इनएलिजिबल क्रेडिट है, तो उसको क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम में 5 लाख रुपए आपने क्रेडिट ले लिया और आपका इनएलिजिबल आईटीसी कितना होगा बेटा, 5 लाख रुपए जो आपका जीएसटी लग के आया था इंटू 5%, 2 साल यूज किया है मतलब 8 क्वार्टर। तो यहाँ पे 40% बेटा, 40% क्रेडिट जो है आपका विच कम्स टू व्हाट, 2 लाख रुपीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इनएलिजिबल क्रेडिट हो जाएगा विच वुड बी डिनोटेड एज टीआईई, विच वुड बी डिनोटेड एज टीआईई। और इसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ऐड कर दोगे आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। 5 लाख रुपए का क्रेडिट ले लिया, 2 लाख रुपए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया, नेट इफेक्ट वही हुआ, ठीक है। बट आपका यहाँ पे ये जो फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन क्रेडिट आप क्या माना जाओगे, आपका ये ए में क्या ऐड होगा बेटा, यहाँ 5 लाख ऐड होगा फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पे कॉमन क्रेडिट हमारा क्या बन गया, यहाँ पे ए आ गया 5 लाख रुपीज। ठीक है, अब an item of capital goods declared under clause A and its receipt shall not attract provision of 18(4) if subsequently covered under this clause। क्योंकि जब वो लेकर के आए थे उस टाइम पे वो यहाँ पे वो आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, ये यहाँ पे जो ए क्लॉज में था, आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन इट्स रिसीट शैल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ 18(4) इफ सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज, क्योंकि वो लेटर ऑन इस क्लॉज में आया है। ठीक है, नाउ ये देखेंगे हम 18(4) अभी पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली समझेगा। चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई टू कॉमन यूज। सो प्रोवाइडेड दैट, यहां पे क्या हुआ बेटा, B2C आए हम, अब B2C आए, मतलब क्या हुआ भाई, यहां पे हम पहले टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे, अब हम एग्जाम के लिए भी यूज करना शुरू कर दिए। तो पहले टैक्सेबल में था, अब कॉमन में आ गया, तो जब टैक्सेबल में था तब क्या मैंने पूरा आईटीसी लिया था, हाँ जी लिया था, हाँ जी पूरा आईटीसी लिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पूरा आईटीसी ले लिया था। तो अब प्रोवाइडेड दैट यहां पे जब उसको लेके आएंगे तो वापस से पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं लेंगे, बट हाँ डेफिनेटली उसको कॉमन क्रेडिट अराइव करने के लिए ऐड करेंगे, प्रोवाइडेड दैट कैपिटल गुड्स व्हिच वर इनिशियली कवर्ड अंडर क्लॉज बी गेट सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर क्लॉज सी, देन द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स शैल बी एडेड टू अराइव एट टीसी, मतलब उसको कॉमन क्रेडिट पे लिखेंगे। तो बेटा कॉमन क्रेडिट में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने देखा सी पॉइंट में जो था हमारा, यहाँ पे सी पॉइंट में जो कॉमन कैपिटल गुड्स, मैंने इस महीने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे, ठीक है, कैपिटल गुड्स की वैल्यू से 6 लाख रुपीज है, से 6 लाख रुपीज, या मैं सिर्फ जीएसटी का अमाउंट लेती हूँ। तो ये जो मैंने सी मशीन, यहाँ सी पॉइंट के लिए मैंने एक मशीन ए खरीदी इस महीने में, इन द मंथ ऑफ, यहाँ पे मैं अक्टूबर में चल रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने अक्टूबर 2020 में यहाँ पे एक मशीन खरीदी। ठीक है, वो जो मशीन मैंने यहाँ पे खरीदी बेटा, तो वो जो मशीन है उस पे जीएसटी लग के आया था 1 लाख रुपीज से, तो वो मेरा क्या टीसी में जाएगा, ऐड होगा, यस इट विल बी डिनोटेड एज ए, और उसको टीसी के लिए ऐड करेंगे, कॉमन क्रेडिट बन जाएगा। फिर इस महीने क्या हुआ, मेरी कोई एक मशीन बी थी जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी, जिसमें 5 लाख रुपए का क्रेडिट लग के आया था, तो वो पहले मैं एग्जाम के लिए यूज करी थी, अब मैं कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ। तो उसमें जो भी इनवॉइस में क्रेडिट लग के आया वो भी टीसी निकालने के लिए हम ऐड करेंगे, कॉमन क्रेडिट हो जाएगा। और मेरे पास एक मशीन सी थी जो मैंने 1 साल पहले खरीदी थी, मैं टैक्सेबल के लिए यूज कर रही थी, अब मैं कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ। उसमें भी क्रेडिट जो लग के आया था बेटा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लाख रुपीज का क्रेडिट लग के आया था, 2 लाख रुपीज का क्रेडिट लग के आया था। तो टोटल ये भी टीसी के लिए ऐड होगा, मतलब कि आपका टोटल कॉमन क्रेडिट कितना हो गया बेटा, 7 और 8 लाख, 8 लाख का आपका हो गया टीसी, मतलब कॉमन क्रेडिट। इस महीने का कॉमन क्रेडिट यहाँ पे निकालना रहेगा। तो इसको अब हम क्या करेंगे आगे, ये तो पहले टीसी आ गया, अब मंथली क्रेडिट निकालते हैं। तो मंथली क्रेडिट में बेटा हर एक कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ क्या मानी गई है, उन्होंने माना है कि हर एक कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ होती है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मतलब 60 मंथ्स। तो 8 लाख को डिवाइड करेंगे 60 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टीसी, मतलब कि टीएम आ जाएगा, मतलब कि कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ। इस महीने का क्या कॉमन क्रेडिट है वो आ जाएगा, ये देखो। अब यहाँ पे टीसी निकल गया, यहाँ तक डिटरमाइन द कॉमन क्रेडिट ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर अ टैक्स पीरियड एंड डिनोट द सेम एज टीएम, एज अ टीएम देंगे, तो टीसी डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हमारा टीएम आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे पहले क्लॉज एफ हुआ करता था जो कि बताता था कि भाई हर एक कैपिटल गुड का टीएम को यहाँ पे सबमिशन किया तो टीआर आता है, बट अब वो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो क्लॉज एफ ओमिट कर दिया। तो अब यहाँ नेक्स्ट जो फॉर्मूला था वो था टीआर इंटू ई डिवाइडेड बाय एफ। ई मतलब एग्जेम्प्ट वैल्यू, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, और एफ मतलब टोटल टर्नओवर, तो भी इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे टीआर को हटा दिया। तो अभी आपके एग्जाम के लिए आप क्या कर सकते हो, टीआर को आप टीएम अज्यूम कर सकते हो,
ठीक है, वहां पे आप लिख दो क्लॉज एफ जो है ओमिट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये नोट आपको वहां पे एग्जाम में लिख देने का है कि द टर्म टीआर विच इज यूज्ड इन द सेट फॉर्मूला is omission of clause of has thus rendered formula given OTA is now the term TR which is used in the formula is not there defined in the rule. That's why we are assuming TR as TM. We are assuming TR as TM. तो यहाँ पे TM में आप क्या करोगे, यहाँ पे TM मल्टीप्लाई बाय E बाय F करें हमने, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एग्जिम सप्लाई के टुवर्ड्स जो हमारा यहाँ पे क्रेडिट है बेटा, एग्जिम सप्लाई के टुवर्ड्स जो क्रेडिट है, और उतना क्रेडिट आपका क्या रहेगा, एड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड, ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड। ठीक है, इसमें बेटा बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, वो एक प्रॉब्लम आपको जरूर सॉल्व करना है, एडिशनल क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, मेन बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, आरटीपी में भी इस पे एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपके अटेम्प्ट में इसमें अमेंडमेंट है तो बिल्कुल चांस बनता है कि एग्जाम में आए। ये रिवीजन लेक्चर है इसलिए हम इसमें इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी एक बार क्विकली मैं इसको वापस से रिवाइज करूंगी। हमको इसमें क्या करना है, कॉमन क्रेडिट पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली नॉन एग्जाम के लिए उसको, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एग्जाम या नॉन बिजनेस के लिए उसका तो क्रेडिट लेना ही नहीं है, क्रेडिट लेना ही नहीं है। बी पॉइंट में एक्सक्लूसिवली जीरो रेटेड और टैक्सेबल के लिए तो उसका क्रेडिट ले लो। अब सी पॉइंट पे आते हैं। सी पॉइंट में सबसे पहले नॉर्मल केस है कि भाई इस महीने मैंने कोई कैपिटल कुछ खरीदा जो को कॉमन यूज के लिए, तो क्या करूंगी, जितना इनवॉइस में क्रेडिट लग गया है उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाऊंगी और वो कॉमन क्रेडिट हो जाएगा, एज ए डिनोट करेंगे उसको। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव चेंज हुआ, चेंज कैसे हुआ, ए से मैं सी पे आई, ए से मैं सी पे आई, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्रेडिट ले लेना है पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और जो इनएलिजिबल क्रेडिट है 5% एवरी क्वार्टर के हिसाब से लेकर के ऐड करना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। और जो क्रेडिट मैंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लिया है, मतलब कि जो इनवॉइस में लग गया है, वो मेरा पूरा कॉमन क्रेडिट बन जाएगा, उसको ए से डिनोट करना है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा बी टू सी कन्वर्ट हुआ, मतलब मैं टैक्सेबल के लिए पहले यूज कर रही थी, अब मैं कॉमन के लिए यूज कर रही हूँ। तो टैक्सेबल के लिए जब यूज कर रही हूँ तब मैंने पूरा का पूरा क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले चुकी हूँ, तो उसे मुझे वापस नहीं लेना, उसे मुझे वापस नहीं लेना है, बट हाँ कॉमन क्रेडिट के लिए उसको मैं ऐड करूंगी। तो अब कॉमन क्रेडिट में तीन चीजें आती है, एक तो इस महीने जो कैपिटल गुड्स खरीदा कॉमन है वो, सेकंड स्विच ओवर हुआ ए टू सी हुआ तो उसमें जो भी क्रेडिट इनवॉइस में लग के आया था वो, और सेकंड बी टू सी हुआ उसमें भी जो इनवॉइस में लग के आया था वो, ये सबका टोटल करेंगे तो कॉमन क्रेडिट आ जाता है, उसको बोलते हैं टीसी। टीसी आ गया पूरा कॉमन क्रेडिट, ठीक है, उन कैपिटल गुड्स से लेके उनकी पूरी यूजफुल लाइफ का टोटल कॉमन क्रेडिट। इस महीने का क्रेडिट चाहिए तो क्या कर दूंगी, डिवाइड बाय 60 कर दूंगी, मंथली क्रेडिट आ गया, टीएम आ गया बेटा यहाँ पे, और टीएम को मल्टीप्लाई कर दूंगी ई बाय एफ, मतलब एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, तो मेरे पास टीई आ जाएगा, जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल यहाँ पे आ जाएगा, जिसको यहाँ पे टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, और जिसको क्या कर दूंगी मैं ऐड कर दूंगी मेरे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। दैट्स एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन था खाली, वो डिस्कस कर लेते हैं। एन आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स डिक्लेयर्ड अंडर क्लॉज ए ऑन इट्स रिसीप्ट शैल नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ 18 इफ सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज। तो बेटा यहाँ पे जब मैंने गुड्स लेकर के आई थी, यहाँ क्लॉज ए में जब कवर थे, वो एग्जाम के लिए मैं यूज कर रही थी, ठीक है, एग्जाम के लिए यूज कर रही थी, उस टाइम मैं कॉमन के लिए यूज नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे 18(4) के प्रोविजन बेटा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 18(4) के, मैं मेन बुक ओपन करती हूँ, हमने पढ़ा था, आपको याद है, यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे स्विच हो रहे हो बेटा, तो यहाँ पे लिखा था कि भी आपको क्रेडिट क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है, कुछ आईटीसी, हेल्थ इन स्टॉक, कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे 18(4) के हिसाब से कोई रिवर्सल नहीं होगा, 18(4) नहीं अप्लाई होगा उन कैपिटल गुड्स पे जो यहाँ पे स्विच ओवर के केस आ रहे, क्योंकि वो लेटर ऑन कवर हो रहे, जब हमने खरीदा था, आए थे वो गुड्स, तब वो वहां पे कवर्ड नहीं था, तब यहाँ कवर्ड नहीं था, ठीक है। तो बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे रूल 43 के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया क्विक रिविजन है, हम यहाँ पे इसका डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करेंगे। रूल नंबर 43 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे विच इज रिगार्डिंग ब्लॉक क्रेडिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अमेंडमेंट्स भी हैं इसमें और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंसेप्ट समझेंगे ब्लॉक क्रेडिट का। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ये क्या चीज है मैम? तो अगर कोई मोटर व्हीकल आप यूज कर रहे हो, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए कोई मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो, हैविंग एन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13%, लेस देन और इक्वल टू 13% तक के अगर आपकी कैपेसिटी है, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, नहीं देना हमको क्रेडिट, आपको नहीं देना आपको क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात हो रही, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अलाउड है, ब्लॉक क्रेडिट में नहीं आता। यहां बात हो रही है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यहां पे जिसकी कैपेसिटी 13 लोगों से ज्यादा की नहीं है, तो उसका क्रेडिट आपका ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है? जीएसटी में बेटा सारी चीजों के क्रेडिट अलाउड है एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। जो ब्लॉक क्रेडिट में आता है उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, जो ब्लॉक क्रेडिट में आता है उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है।
ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट डज दिस मीन, मतलब अगर टैक्सेबल ये नीचे बचे हुए फॉलोइंग सप्लाईज के लिए यूज कर रहा है तो उसका क्रेडिट मिलेगा, तो उसका क्रेडिट मिलेगा। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज फॉर मेकिंग द टैक्सेबल फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, नेमली फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, आगे सप्लाई के लिए अगर यूज कर रहा है, वो मोटर व्हीकल किसके लिए यूज कर रहा है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए। अब यार कोई कार डीलर है, उसने कार खरीदी इसीलिए है ताकि वो आगे बेच सके, उसका क्या क्रेडिट ब्लॉक करोगे, नहीं करोगे। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या चाहती थी, गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे कि डायरेक्टर्स हैं अपने घर में बढ़िया कार लेके जा रहे हैं, तो पर्सनल पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं, जैसे कि वो दिग बिजनेस पे रही है, तो वो सारे क्रेडिट्स ब्लॉक करना चाहती थी गवर्नमेंट। अब कोई कार डीलर है जो गाड़ियां ही खरीद रहा है, उसका आईटीसी गाड़ी है यार, गाड़ी पे जो लग के आ रहा है वही उसका आईटीसी है, वो कार बेच रहा है। यहाँ पे मारुति सुजुकी का शोरूम है उसका, वो 100 गाड़ियां खरीद रहा है, महीने 100 गाड़ियां बेच रहा है, तो उसको क्रेडिट अलाउड है। क्यों, क्योंकि वो आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई किस चीज की कर रहा है, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल की, तो अलाउड है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, यार मैंने गाड़ी खरीदी है, क्यों, क्योंकि मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस कर रहा हूं, मेरी टैक्सी का बिजनेस है यार, मैं हर महीने गाड़ियां खरीदता हूं, उस पैसे मैं गाड़ियों में लोगों को भेजता हूं, उनसे पैसे जो लेता हूं उस पर टैक्स पे कर रहा हूं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों, आउटपुट उसका टैक्सेबल है। क्या है ये देखो वर्ड यहाँ क्या यूज किया हुआ था, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल जो आउटपुट है उसमें भी उसने टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, नहीं किया तो फिर इसका क्रेडिट की बात नहीं होगी। ये कब अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई होगा कि जब आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, अगर इनपुट आपने ये वाला लिया और इससे आउटपुट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तब की बात हो रही है। देन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल्स, मतलब कि कोई भाई यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल है, कार सिखा रहा है लोगों को, भाई कार खरीदी इसीलिए रहा है क्योंकि लोगों को सिखाए, उस पे जो पैसा लेगा उस पे टैक्सेबल सप्लाई है, वो गवर्नमेंट को उस पे टैक्स पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है फिर हम क्रेडिट दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। सो यहाँ पे मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी 13 या उससे कम लोगों की है, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, 3 एक्सेप्शन है। क्या, फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल टैक्सेबल, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टैक्सेबल, थर्ड इंपार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल टैक्सेबल। ये तीनों अगर टैक्सेबल आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। इन शॉर्ट मोटर व्हीकल सिटिंग कैपेसिटी जिसकी 13 या उससे कम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 केस में मिलेगा, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है उससे आउटपुट सर्विस, कौन सी, टैक्सेबल आउटपुट सर्विस, कौन सी, फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल की या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की या इंपार्टिंग ट्रेनिंग ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल की, तो क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। देन वेसल एयरक्राफ्ट, अच्छा अब बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रेडिट मिलेगा क्या, मोटर व्हीकल है मेरी छोटी मोटर व्हीकल है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए लिया, हाँ उसका मिलेगा। यहाँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाले मोटर व्हीकल का ब्लॉक किया। 13 सीटर से ज्यादा वाली मैंने मोटर व्हीकल ली, उसका क्रेडिट मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसके क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 मिनट देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करेंगे। आईटीसी और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद अ सिटिंग कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन द मेंशन, वो जो 3 है इज नॉट अलाउड। आईटीसी और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सीडिंग 13% यूज फॉर एनी पर्पस इज अलाउड। 13 सीटर से ज्यादा में 17 सीटर की कोई गाड़ी आपने खरीदी किसी भी पर्पस के लिए ले लो ना यार, अलाउड है। आईटीसी और मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, डंपर, टाइपर्स एक्सेट्रा फॉर एनी पर्पस इज अलाउड, वो सब अलाउड है। गुड्स के लिए कोई टेंशन नहीं, पैसेंजर में रिस्ट्रिक्शन है 13 सीटर से कम की या 13 सीटर से कम, लेस देन और इक्वल टू 13 सीटर ब्लॉक्ड है, एक्सेप्ट 3 केसेस में अलाउड है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ये अपन ने बहुत डिटेल में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था, बहुत सारे इसमें हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे, बेटा एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना। आईटीसी का क्वेश्चन बैंक अपने को 1 से नहीं 2 बार एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो अपन ने क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है उसका, एक बार आपको और वापस से उसको पढ़ना चाहिए। देन वेसल एंड एयरक्राफ्ट व्हेन दे आर यूज्ड, वेसल और एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, एक्सेप्ट फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट, या वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ऐसे तो ब्लॉक्ड है, बट अलाउड कब है, जब आप उससे फर्दर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, किस चीज की, फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल एयरक्राफ्ट, आपका बिजनेस ही आप बेच रहे हो, वेसल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको अलाउड है। इन सब चीजों में क्यों गवर्नमेंट ने अलाउ किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई फर्दर टैक्सेबल सप्लाई
उसमें टैक्स कलेक्ट हो ही रहा है अपने, तो अपने को आईटीसी देने में दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर कार खरीद ले ऑफिस के लिए, ऑफिस में डायरेक्टर कार खरीद ले, अब उससे क्या, वो 4 सीटर कार खरीदी उसने, अब उससे कुछ आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई हो नहीं रहा है, कोई टैक्स तो आ नहीं रहा है, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया। वैसे एयरक्राफ्ट भी, अब यहाँ पे किसी ने अपना बढ़िया एयरक्राफ्ट खरीदा है ऑफिस में डायरेक्टर, तो वो ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर यहाँ पे देखो क्या है, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। वैशल एयरक्राफ्ट का ऐसे तो ब्लॉक्ड है, पर अलाउड कब है, अगर आप कर रहे हो उसका टैक्सेबल सप्लाई फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वैसल एयरक्राफ्ट, उससे आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो वैसल एयरक्राफ्ट का, तो आपको अलाउड है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो उससे अलाउड है। आपने वैसल खरीदे इसलिए, या एयरक्राफ्ट जेट वाला ने इसीलिए खरीदा क्योंकि उससे उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करना है, उसने यार एयरक्राफ्ट खरीदा है, उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, उसमें जो टैक्स सारा आपको पे कर रहे हैं ना, दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो क्रेडिट अलाउड कर दिया हमने, एक्सेप्शन में डाल दिया इसको। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग नेविगेटिंग सच वेसल, वो वेसल चलाने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके लिए वेसल खरीदा, उसके क्रेडिट अलाउड है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट अलाउड है, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेसल एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अलाउड है। रिस्ट्रिक्शन पैसेंजर वाले में थी, गुड्स के केस में वैसे भी अलाउड है, ठीक है। मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट तीनों भी अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किए जा रहे हैं तो आपको याद रखना है वो क्रेडिट अलाउड है, वो ब्लॉक नहीं है 17(5) के हिसाब से। देन नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस in repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicle, vessel, aircraft referred to in clause A और clause AA। तो यहाँ पे अगर आप सर्विस ले रहे हो किसकी, जनरल इंश्योरेंस की, सर्विसिंग की, रिपेयर मेंटेनेंस की, वेसल एयरक्राफ्ट के लिए या मोटर व्हीकल के लिए, जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जिनका क्रेडिट ब्लॉक है, उनकी ये सर्विसेज का भी क्रेडिट ब्लॉक हो जाए। आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदी, डायरेक्टर ने मोटर व्हीकल खरीदी 5 सीटर बढ़िया मर्सिडीज बेंज यहाँ पे खरीदी उन्होंने, उसका क्रेडिट ब्लॉक हुआ। उससे रिलेटेड जो रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस लोगे बेटा, उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसका भी क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कोई मोटर व्हीकल ली मैंने, ठीक है, उसका क्रेडिट अलाउड है, तो उसका भी रिपेयर मेंटेनेंस अलाउड हो, ठीक है। सो यहां पे एक्सेप्शन, व्हेन द मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और ए आर यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पज, मतलब जो एक्सेप्शंस है उनके लिए यूज कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, उस केस में क्रेडिट अलाउड है। जब मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसी टाइम पे उनका इंश्योरेंस का, उनका रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट ब्लॉक रहेगा, ठीक है। When received by a taxable person engaged in manufacture of motor vehicle, vessel, aircraft, या ये सर्विसेज कौन ले रहा है, मैन्युफैक्चरर ले रहा है यार, वो वेसल एयरक्राफ्ट यहाँ बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर है, उस केस में इसका क्रेडिट अलाउड है। In the supply of general insurance service in respect of such motor vehicle, vessel और aircraft insured by him, या वो इंश्योरेंस वाला है, वो सर्विस ले रहा है, तो वो भी क्रेडिट अलाउड है, तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट है, चेंज हो गया है, पहले जैसा था उससे काफी कुछ चीजें इसमें चेंज कर दी गई है, तो ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन नेक्स्ट, फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीसिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए और ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सबके क्रेडिट ब्लॉक्ड है। फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, आपने बाहर गए, डायरेक्टर्स बाहर गए, मस्त 5 स्टार में खाना वाना खाया, बिल लाके ऑफिस में दिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपकी ऑफिस की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, उसमें खाना पीना हुआ, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि फूड, बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग क्रेडिट अलाउड ही नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया आपने जाके ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, जेट एयरवेज एयर होस्टेज का ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ, क्रेडिट अलाउड है, नहीं अलाउड है। प्लास्टिक सर्जरी करवाई आपने, क्रेडिट अलाउड है, नहीं अलाउड है। हेल्थ सर्विसेज ली, क्रेडिट अलाउड है, नहीं अलाउड है। लीज की आपने, रेंट करी, हायर करी मोटर व्हीकल, जिनके क्रेडिट ब्लॉक्ड थे, यहाँ पे क्लॉज ए या AA जो हमने ये वाले पहले पढ़े थे, ये क्लॉज ए है आपका, ये क्लॉज AA है, जिनके क्रेडिट इसके हिसाब से ब्लॉक थे, क्या उनका क्रेडिट मिलेगा? नहीं। लीजिंग, हायरिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड, मतलब एक्सेप्शन में क्रेडिट मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लो जाके, क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट, हर जगह एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या? सारे एक्सेप्शन मतलब वहां पे क्रेडिट अलाउड है, वहां क्रेडिट अलाउड है।
ITC available where an inward supply of such goods or services is used by registered person for making an outward supply of the same category or as an element of taxable or mixed supply. आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं रेस्टोरेंट वाला हूं यार, रेस्टोरेंट वाला हूं, मैंने यहाँ पे फूड बिवरेजेस आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली इसलिए थी क्योंकि मुझे बाहर देनी थी। जब तक मैं फूड और बिवरेजेस खरीदूंगा नहीं तब तक के मैं बेचूंगा कैसे? तो उस केस में मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं सेम कैटेगरी का, मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं सेम कैटेगरी का, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है एक्सेप्शन में डाल दिया तुम्हें, टेंशन ना लो, आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये सारे केसेस में जो भी हमने ऊपर देखे, फूड बिवरेजेस आउटडोर केटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड ऑल, हेल्थ सर्विसेज कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी लाइफ इंश्योरेंस, तो ये सारे केसेस में आपको क्रेडिट कब मिल सकता है बेटा? तब मिल सकता है जब आपने इनपुट लिया ही इसलिए था क्योंकि आपको आउटपुट प्रोवाइड करना था उसके लिए, तो आपको क्रेडिट अलाउड है। या तो सेम कैटेगरी में या एज अ एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और मिक्स सप्लाई, मतलब कि जैसे कि मैं जेट एयरवेज हूं, ठीक है, मैंने फूड और बेवरेजेस क्यों लिए थे? ताकि मैं कस्टमर को जो यहाँ पे फ्लाइट के लिए में मुझे कस्टमर्स को देने पड़ता है यहाँ पे फूड बेवरेजेस, ठीक है, वो मेरा कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, वो मेरे कंपोजिट सप्लाई का, मैंने उनको टिकट में विद फूड बेवरेजेस चार्ज किया हुआ है, वो मेरा कंपोजिट या मिक्स सप्लाई का है पार्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला उस केस में भी जेट एयरवेज अगर फूड बेवरेजेस ले रहा है उसके लिए तो क्रेडिट अलाउड है। एग्जाम्पल था, हाँ एग्जाम्पल, जेट एयरवेज के लिए कुछ नहीं, एग्जाम्पल दिया मैंने। तो आपने ये सारी सर्विसेज जो है फूड बेवरेजेस या आउटडोर केटरिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विसेज आपने ली ही इसीलिए ताकि आप उसका सेम आउटपुट प्रोवाइड कर सको, तो आपको क्रेडिट अलाउड है इन द सेम कैटेगरी, या आप एज अ टैक्सेबल या मिक्स सप्लाई के लिए वो इनपुट लेना चाहते हो तो भी आपको क्रेडिट अलाउड है। आई होप इट इज क्लियर, बट बेटा रिवीजन में मेरा भी रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ, हमने डिटेल क्लास में बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारे हर पॉइंट पे एग्जांपल किए थे। ITC अवेलेबल, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय, तो भी अलाउड है, जैसे कि अब यार लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, एम्प्लॉयर को कंपलसरी है यहाँ पे एक्ट के हिसाब से, जैसे कि कोल माइंस में होता है कि भाई उनको सारे एम्प्लॉयज का यहाँ पे इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, तो उस केस में उसको क्रेडिट अलाउड है। तो जहां पे ऑब्लिगेटरी है किसी लॉ से कि एम्प्लॉयर को ये सर्विसेज एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी, तो उस केसेस में अगर ये ऊपर वाली सर्विसेज है तो उनका क्रेडिट अलाउड रहेगा। नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, हेल्थ फिटनेस सेंटर अगर आप ले रहे हो वो क्रेडिट अलाउड नहीं है। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज एंड लीव और होम ट्रैवल कंसेशन, आपने ट्रैवल दिया, आपने आपके एम्प्लॉयज को बोला जाओ जाके बाली घूम के आओ, जाओ जाके थाईलैंड घूम के आओ, तो उस केस में ऐसे बेनिफिट्स आप दे सकते हो, पर गवर्नमेंट ने बोला हम उसका क्रेडिट नहीं दे रहे। एक्सेप्शन, ITC अवेलेबल व्हेन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है, तो अलाउड रहेगा। देन गुड्स लॉस स्टोलन, ये देखो ये जो क्रेडिट अवेलेबल ऑन द अबव है ये सारे एक्सेप्शंस की बात हो रही है, ठीक है, एक्सेप्शंस पे क्रेडिट अलाउड है, और ये यहां से एरो आ रहा है। गुड्स लॉस स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, गवर्नमेंट ने बोला आपके गुड्स चोरी हो गए, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, डिस्पोज ऑफ हो गए बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, आपने फ्री में बांट दिए, हमको कुछ नहीं करना है, इस केस में हम क्रेडिट नहीं देंगे। गवर्नमेंट कितनी चालाक है, गवर्नमेंट ने बोला यार आउटपुट तो भरेंगे नहीं यहाँ पे ये क्योंकि गुड्स चोरी हो गए, आउटपुट तो भरेंगे नहीं, ITC और ले लेंगे, गवर्नमेंट ने हमको क्रेडिट नहीं देना। आपके गुड्स घूम गए, चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रिटर्न ऑफ हो गए, हमें क्रेडिट नहीं देना। इनवर्ड सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऑब्वियसली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा पर्सनल कंजम्पशन का, ये नीचे वाले पहले कर लेते हैं फिर आते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे। इनवर्ड चार्ज टू कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 आपको पता है क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय NRTP एक्सेप्शन ITC अवेलेबल ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, वेरी इंपॉर्टेंट। NRTP मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाहर से आपने आपके घर के लिए एक आर्किटेक्ट बुलवाया, US से बुलाया आपके घर का बढ़िया आर्किटेक्ट, वो आपका इंटीरियर आर्किटेक्ट आपने किसी को बुलाया, वो आपका यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है आपको, क्या उसको क्रेडिट मिलेगा? जो चीजें साथ में लेके आया है इंपोर्ट करके उस चीज का तो क्रेडिट मिल जाएगा, बट जो यहां से लोकल प्रोक्योरमेंट करेगा उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसको सिर्फ जो वो इंपोर्ट करके लेके आया था उस चीज का क्रेडिट मिलता है, इंडिया में जो चीजें उसने प्रोक्योर किया उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, टैक्स शॉर्ट नॉट पेड, एररॉसली रिफंडेड, ड्यू, फ्रॉड,
टैक्स पेड अंडर सेक्शन 129 जो होता है अपना ये रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट जो डिटेन हो गए थे आपके, और फाइन पेड अंडर सेक्शन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन उसमें 130 में जो टैक्स पे करते हो, तो ये 74 129 यहाँ इन सब केसेस में आपको क्या होता है, यहाँ पे टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब लास्ट हमारा बचता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, समझेंगे अभी ये क्या है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रही हूं, मैं बिल्डर हूं, ठीक है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं, क्रेडिट मिलेगा कि नहीं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में? तो पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कोई भी, मैं बिल्डर हो सकती हूँ, मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकती हूँ, या मैंने नॉर्मली कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने बोला वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका एक्सेप्शन है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा। Where work contract for immovable property is an input service for further supply of work contract, तभी भी क्रेडिट मिलेगा, तभी भी क्रेडिट मिलेगा। What do you mean by this? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बेटा, अगर मैं बिल्डर हूं, मतलब मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ली, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा इनपुट भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम कर रहा है, उसने सब कॉन्ट्रैक्टर से काम किया, तो मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा। किस केस में ब्लॉक्ड है? किसके? हर केस में ब्लॉक्ड है एक्सेप्ट दो। एक तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है, प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। सेकंड, जब यहाँ पे ये सर्विस इनपुट सर्विस होगी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के आउटपुट के लिए आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट इनपुट ले रहे हो, तो क्रेडिट अलाउड है। देन एक और है, inward supply received by taxable person for construction of immovable property on his own account, including when such supply are used in the course or furtherance of business। तो अगर यहाँ मैंने इनपुट सर्विसेज ली, क्यों भाई? मैं बढ़िया अपना ऑफिस बना रही हूँ, मैं अपना ऑफिस बना रही हूँ, उसके लिए मैंने कुछ इनवर्ट सप्लाईज ली, उसके लिए मैंने कुछ इनवर्ट सप्लाईज ली, तो उस केस में क्या मुझे क्रेडिट अलाउड है? हाँ, मुझे बिल्कुल क्रेडिट अलाउड, मुझे बिल्कुल क्रेडिट अलाउड नहीं है, सॉरी, मुझे बिल्कुल क्रेडिट अलाउड नहीं है। अगर मैं कोई इनवर्ट सप्लाई ले रही हूँ, किस चीज के लिए? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन अकाउंट। ओन अकाउंट मतलब मेरा, मैं खुद का ऑफिस बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। इंक्लूडिंग व्हेन सप्लाई इज यूज्ड, भले से बिजनेस के लिए, मैं कितना भी आर्ग्यूमेंट कर लूं कि यार ये ऑफिस इसके लिए क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए, गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट बोल रहे हो, इसका क्रेडिट आपको हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स, ठीक है, वो उसी पार्ट में कवर हो गया। एक मिनट, अब मैं मेन हमारी बुक पे एक बार जाती हूं। देखो जो हमने सी क्लॉज पढ़ा था वो क्या था? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा। एंड नेक्स्ट, goods or services received by a taxable person for construction of immovable property other than plant and machinery on his own account। own account मतलब कि क्या? हमारे खुद के लिए। बिल्डर भी अगर खुद का सेल्स ऑफिस बना रहा है, उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा है, लास्ट क्लॉज में कवर होता है, बिल्डर वो बिल्डिंग बना रहा है जो उसको वो आगे बेचने वाला है, तो उसने उस केस में उसके लिए जो इनपुट्स लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो इनपुट्स लिए, उसका क्रेडिट उसको मिलेगा। ठीक है, अब ये मैं इस नोट्स पे इसलिए आई, प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है क्या? अलाउड है, हाँ बिल्कुल अलाउड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है गुड्स और सर्विसेज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हम ब्लॉक क्रेडिट मिले, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या? सो प्लांट एंड मशीनरी मीन्स apparatus, equipment, machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services and include such foundation and structural support। तो यहाँ पे apparatus हो सकते हैं, equipment हो सकते हैं, मशीनरी हो सकती है जो अर्थ से फिक्स है, फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट से, और वो आपको आउटवर्ड सप्लाई के लिए यहाँ पे यूज की जा रही है। बट इसमें एक्सक्लूड क्या किया है? ये तीन चीजें एक्सक्लूड की गई है। बेटा ये एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये एग्जाम में आपको लास्ट टाइम भी पूछा था। लैंड बिल्डिंग अदर सिविल स्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री, इसको प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से हटा दिया है। मतलब क्या हो गया? ये मूवेबल प्रॉपर्टी तो है, प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है, इसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक क्रेडिट में बेटा अगेन ब्लॉक क्रेडिट में वर्ड क्या यूज किया था? अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से ये तीनों को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इन तीनों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ये तीनों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से हटा दिया गया। लैंड बिल्डिंग अदर सिविल स्ट्रक्चर टेलीकम्युनिकेशन टावर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइस, ये लास्ट एग्जाम में भी आपको काम आया था, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो ये हमारा डिस्कशन होता है
कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, मतलब यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्टरेशन, रिपेयर्स इन सब का भी ब्लॉक्ड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। जितना कैपिटलाइज करो, रेवेन्यू ट्रीट करोगे क्रेडिट मिल जाएगा, रेवेन्यू आइटम है आपके तो क्रेडिट मिल जाएगा। बहुत डिटेल में डिस्कस किया बेटा, बट यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। प्लांट एंड मशीनरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड। अब इसमें कुछ एक दो क्लैरिफिकेशंस आए हुए हैं अभी, वो हम डिस्कस करते हैं। फ्री सैंपल से रिलेटेड है। एक हमने अभी पढ़ा था कि गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसमें एक क्लैरिफिकेशन आया, आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू सप्लायर एन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स टू द एक्सटेंट दे आर यूज्ड इन रिलेशन टू गिफ्ट और सैंपल विदाउट एनी कंसिडरेशन। हाउएवर वेयर द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई बाय शेड्यूल 1, तो फिर उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि उसे सप्लाई ट्रीट कर ली जाती है, वो विदाउट कंसिडरेशन एक्टिविटी, बट उसे सप्लाई ट्रीट कर जाती है, उस केस में क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। बाय वन गेट वन ऑफर, ये बेटा इस पे बड़े सारे क्लैरिफिकेशन है, अपन ने हर चैप्टर में पढ़े हैं, इसको हम लास्ट में एक बार रिलेट करके भी पढ़ेंगे। इट इज क्लैरिफाइड दैट आईटीसी शैल बी अवेलेबल टू सप्लाई फॉर इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ सच ऑफर। बाय वन गेट वन के लिए फिर जो भी आपके इनपुट्स यूज हुए होंगे सबके क्रेडिट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर, जैसे जैसे आपका रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सेविंग बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका रेट बढ़ेगा डिस्काउंट का। इट इज क्लैरिफाइड दैट सप्लायर शुड बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज्ड इन रिलेशन टू सप्लाई और ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन सच डिस्काउंट। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बेटा पढ़ा अभी तक के, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। बहुत छोटा सा सेक्शन बचता है, सेक्शन 18 का डिस्कशन बस, ठीक है। सेक्शन 17.5 बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा, रूल 42, 43, सेक्शन 17.3, सेक्शन 16 सब कुछ हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉक क्रेडिट का, स्पेशली विद सबसेक्शन याद रखने का है आपको। और ये छोटे मोटे क्लैरिफिकेशंस है, ये हम एक बार लास्ट में रिलेट करके पढ़ेंगे। नाउ सेक्शन 18 किससे रिलेटेड है, 5 मिनट में रिवाइज करेंगे। इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, जो अपन ने क्लास में सॉल्व किए थे, आपको वो एक दो बार सॉल्व करने हैं। The provision of section 18 read with relevant rules are summarized here. Special circumstances enabling availing of credit. Special circumstances, आप क्रेडिट कब ले सकते हो उसकी बात हो रही है। जैसे कि आप कंपोजिशन लेवी से नॉर्मल लेवी पे आ रहे हो, आप एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई पे जा रहे हो, उन सब जगहों पे आप क्रेडिट ले सकते हो। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो, या आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ रहे हो, तो उस केस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्रेडिट आपको अलाउड है क्या, उसके सर्कमस्टांसेस है। क्यों इन सब चीजों में क्रेडिट मिलता है बेटा, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे आप पहले एग्जेम्प्ट कर रहे थे, अब वो गुड्स या सर्विसेज टैक्सेबल हो गई। डेट लेती हूं मैं 1 अक्टूबर से, तो यार इसके बाद के पीरियड में तो आप इस पे टैक्स भरोगे ना, अब तो आगे टैक्स भरते रहोगे ना इस पे। तो जो यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए ना। जिस दिन आप स्विच कर रहे हो उस दिन आपके पास जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक पे आगे टैक्स पे करने वाले हो। या आप कंपोजिशन से नॉर्मल में भी जा रहे हो तो भी आप पहले फिक्स रेट पे टैक्स पे करते थे, अब आप उसका जो हायर रेट है उस पर टैक्स पे करने वाले हो ना। तो यहाँ पे जिस दिन आप स्विच कर रहे हो उस दिन जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए ना। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। अब पढ़ेंगे क्या है प्रोविजन। सो registered person switching from composition levy to regular scheme of payment of taxes, और रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एग्जाम से टैक्सेबल में आ रहा है तो क्रेडिट अलाउड है, यस अलाउड है। कहां से कहां तक? क्रेडिट इज एंटाइटल्ड ऑन इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट मिलेगा। कंटेन्ड इन सेमी फिनिश गुड्स और हेल्ड इन स्टॉक, जो सेमी फिनिश गुड्स मेरे पड़े हुए आधे बने बुनाए उस पर जो भी इनपुट्स लगे होंगे उसका क्रेडिट मिलेगा। इनपुट्स कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, जो फिनिश गुड्स पड़े हुए उस पे जो इनपुट्स लगे होंगे क्रेडिट वो मिलेंगे। कैपिटल गुड्स इन केस ऑफ exempt सप्लाई बिकमिंग टैक्सेबल यूज एक्सक्लूसिवली फॉर exempt सप्लाई रिड्यूस बाय 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द रेट ऑफ इनवॉइस। तो कैपिटल गुड्स का मिलेगा आपको जब आपका exempt, आप exempt से टैक्सेबल में आ रहे हो
उसमें जो भी आपका क्रेडिट होगा उसको आप माइनस करोगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ से, और आपको क्रेडिट मिल जाएगा। आईटीसी क्लेम शैल बी वेरीफाइड विद द करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, कौन सा दिन का मिलेगा? ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे फ्रॉम द डे ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर, मतलब जिस दिन से आप स्विच कर रहे हो ना उसके एक दिन पहले के शाम के स्टॉक का आपको यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, और ये सारे क्रेडिट्स बेटा इन ऑल द अबव केसेस इट इज टू बी अवेल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। मतलब वो इनवॉइस की डेट 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, पिछले 1 साल की इनवॉइसेस का क्रेडिट आपको मिल जाता है। जो आपका स्टॉक पड़ा है वो पिछले 1 साल से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ये 2 केसेस हो गए। पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग रजिस्ट्रेशन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ये आपने प्रोविजन हमने पढ़ा था कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक अप्लाई करना पड़ता है? 30 दिन के अंदर। जब भी आप लायबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ 30 days के अंदर, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ऐसे ही आपका मन कर रहा है आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको क्रेडिट मिलेगा हेल्ड इन स्टॉक का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स जो भी स्टॉक पड़े इन सबसे रिलेटेड इनपुट्स का आपको क्रेडिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स का इन दोनों केसेस में नहीं मिलता है। ठीक है, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, जो आप जब आप रजिस्ट्रेशन लेने वाले हो उस दिन के, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसके पहले वाले दिन जो है यहाँ पे आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, कंडीशंस, फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन, आपको गिविंग डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जहां भी कैपिटल गुड्स का अलाउड है। डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल टैक्सेस अवेल क्रेडिट, सॉरी, डिटेल टू बी सर्टिफाइड बाय सीए, अगर आपका एग्रीगेट क्लेम जो है टैक्स का वो कितना है, अगर आपका एग्रीगेट क्लेम 2 लाख से ज्यादा है तो आपको सीए के भी यहाँ पे लगता है क्या चीज, डिटेल्स आपको सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है सीए से भी। तो ये केसेस में आप क्या सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो। नेक्स्ट, जैसा ये था उसका जस्ट अपोजिट जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, ये हो रही है रिवर्सल ऑफ क्रेडिट और पेमेंट की बात। मतलब कि आप नॉर्मल से कंपोजिशन में जा रहे हो, आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जा रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर रहे हो, इन सारे केसेस में क्या होगा? ऑब्वियसली जो भी आपका स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट रिवर्स कर लो, क्योंकि आगे आप टैक्स पे करने वाले हो नहीं, या कंपोजिशन में जा रहे हो तो आपको अलाउड ही नहीं है, फिक्स रेट से टैक्स पे करोगे, तो आपने क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा, देखने क्या है। तो आईटीसी registered person who has availed ITC switching from regular scheme of payment of tax to composition levy, बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसका क्वेश्चन बैंक जो मेरा अवेलेबल है वेबसाइट पे, जरूर सॉल्व कर लेना। जिन्होंने पढ़ा है अपन ने क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क्ड है वो आप एक बार देख लीजिए वापस से, और बाकी बच्चे सारा क्वेश्चन बैंक इसका करो, इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ अमाउंट टू बी रिवर्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आईटीसी। अगर आप देखो क्या हो रहा है, रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन में जा रहे हो यहाँ पे, या आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहे थे, अब आप एग्जेम्प्ट में जा रहे हो, या आप रजिस्ट्रेशन जो है आपका कैंसिल कर रहे हो, तो इन सब केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? अमाउंट रिवर्स करोगे कितना? ITC inputs held in stock contain in semi-finished goods, finished goods held in stock, capital goods on the immediately day preceding the date of such switchover of exemption और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्रेडिट सभी चीजों का, इनपुट्स जो भी हेल्ड इन स्टॉक है, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स है, कैपिटल गुड्स में, जितना भी क्रेडिट आपका था आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट, इनपुट्स प्रोपोर्शनल रिवर्सल बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस। ठीक है, तो अगर आपके पास इनवॉइस अवेलेबल है तो बेस्ड ऑन करस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस आपको जो भी आपका स्टॉक है उसका क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। इफ इनवॉइस आर नॉट अवेलेबल, अब आपके पास इनवॉइस नहीं है, देन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्विच ओवर एग्जेम्पशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी यूज्ड विद ड्यूली सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग सीए के हिसाब से। कैपिटल गुड्स के केस में रिवर्सल ऑन प्रो राटा बेसिस pertaining to remaining useful life, taking a useful life as 5 years। जो रिवर्सल आप करोगे क्या मानोगे? आपका कैपिटल गुड्स का लाइफ टोटल 5 साल का माना जाएगा, और उसके हिसाब से जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसका आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 2 साल यूज कर लिया कैपिटल गुड्स को, तो बचे हुए 3 साल है, तो 3 साल का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, मतलब 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया तो 36 मंथ्स का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। ITC to be reversed will be calculated separately for ITC of CGST, SGST, UTGST and IGST। ठीक है, reversal amount will be added to the output tax liability of the registered person। Electronic cash credit ledger will be debited by such amount and सबसे important balance ITC if any will lapse। इसके बाद बेटा आपने ये सब कैलकुलेशन से रिवर्सल किया, आपके ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे 2 लाख का क्रेडिट पड़ा था,
ये सारे कैलकुलेशन से 1.5 लाख रुपए का आया, इसके बाद 50,000 रुपए बच गए, उसका क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, आपने आईटीसी लिया था और वो जो कैपिटल गुड्स अगर हैं आपके पास वो आप सप्लाई कर रहे हो तो उस केस में रिवर्सल कैसे होगा? सो अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल टू हायर ऑफ द फॉलोइंग, इनसे हायर रहेगा। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स मैंने लिए हैं या प्लांट एंड मशीनरी लिया है जिसमें मैंने आईटीसी लिया था और वो मैं सप्लाई कर रही हूँ, किसी को दे रही हूँ, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो मैंने आईटीसी लिया था कैपिटल गुड्स पे या प्लांट एंड मशीनरी पे, लेस 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द रेट ऑफ इनवॉइस और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, यहाँ पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इफ द अमाउंट 1 exceeds 2 देन रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी सेपरेट आईटीसी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, टैक्स मे बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हेन रिफैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड्स जिग्स डाइस फिक्चर आर सप्लाइड एज स्क्रैप। तो इस केस में आपको ये आईटीसी माइनस 5% की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे भी कर सकते हो। तो ये चारों सिनेरियोज में बेटा क्या करना है, आपको आईटीसी रिवर्स करना है, आईटीसी रिवर्स करना है। कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे देखा। तो इस पे मोस्टली एग्जाम में देखो आपको यहाँ पे ये आना चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस बनते हैं। ट्रांसफर ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, वेरी सिंपल, आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हो कि अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो मर्जर सेल डीमर्जर हो रहा है तो उस आईटीसी का क्या होगा। चलो 1 मिनट लगेगा, पढ़ ही लेते हैं। इन केस ऑफ सेल मर्जर अमलगमेशन लीज ट्रांसफर, जो भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ट्रांसफर के बुक्स में बचा है can be transferred to new entity if there is a specific provision for transfer of liability। तो आपकी लाइबिलिटी के स्पेसिफिक प्रोविजन के साथ में आप वो क्या कर सकते हो, आपका आईटीसी जो है वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इन केस ऑफ डीमर्जर आईटीसी विल बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ एसेट्स। दो कंपनीज का डीमर्जर हो रहा है तो आईटीसी जो बचा है वो किसके पास जाएगा, तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के बेसिस पे दोनों के पास जाएगा। Of the new unit as per demerger scheme, the value of asset means the entire assets of the business whether or not ITC has been availed। तो ये जो प्रपोर्शन निकालना है वो कैसे निकालना है, आपको निकालना है टोटल एसेट्स का वैल्यू। ऐसा नहीं देखना है कि कौन से एसेट्स लेना है जिसपे आईटीसी लिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, टोटल एसेट्स की बात है। ठीक है, It has been clarified that transfer or change in ownership of business will include transfer or change of ownership of business due to death, और उस पे भी ये प्रोविजंस लगेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ना सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया इसी इशू पे, इसी से रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का केस है भाई, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ एसेट्स है और आईटीसी का बैलेंस है उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ एसेट बेटा जो लेना है वो क्या लेना है, स्टेट लेवल पे लेना है, स्टेट लेवल पे लेना है, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेना है। सो द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट्स इज टू बी टेकन एट द स्टेट लेवल, एट द लेवल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट एट ऑल इंडिया लेवल, एंड नॉट एट बेटा व्हाट, ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लेना है। रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी अप्लाइड टू टोटल अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑफ द ट्रांसफरर। जो रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट रहेगा बेटा, जो हमारा रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट है उसको किस पे अप्लाई करेंगे हम, अब ऑन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी ऑफ ट्रांसफरर, पूरा सम सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आईजीएसटी टोटल करेंगे, नॉट इंडिविजुअली, सेपरेटली नहीं अप्लाई करना है। आईटीसी का टोटल कर लिया, उस पे करोगे क्या आप, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट आप अप्लाई करोगे स्टेट लेवल पे। हर एक स्टेट ने कितना कितना उसके पास जो जितना टोटल था उसमें से कितना ट्रांसफर किया, वो स्टेट का वैल्यू ऑफ एसेट आ गया, उसको आप अप्लाई करोगे आईटीसी, टोटल आईटीसी पे। द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड, वापस से पढ़ती ऊपर वाला पॉइंट, द रेशियो वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी अप्लाइड टू ऑन व्हाट बेटा, total amount of ITC of transfer, that is the sum of all GST. This formula need not be applied separately in each head. ठीक है, the total amount of ITC to be transferred to the transferee, that is the sum of this GST should not exceed the amount of ITC to be transferred। हाँ, but total ITC जो उसको ट्रांसफर करना है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। However, transferer shall be at liberty to determine the amount transferred under each head। ट्रांसफरर डिसाइड करेगा कि उसको हर एक हेड में कितना करना है, जीएसटी टोटल कितना करना है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द बैलेंस ऑफ आईटीसी अवेलेबल अंडर दैट हेड, उस हेड में जितना बैलेंस अवेलेबल है उतना ही कर सकेंगे, बट फिर भी मैक्सिमम। तो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है, यहाँ पे आप लिख लो, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट जो रहेंगे हम स्टेट वाइज जो डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे लेना है वो किस दिन का लेना है, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर पे, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, और उसको अप्लाई किस पे करना है, आईटीसी बैलेंस पे। आईटीसी बैलेंस कौन से दिन का लेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी आईटीसी 02, डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटी आईटीसी 02। तो ये आप वहां पे लिख लो। अब एक मिनट, ये इस पे ना एक प्रॉब्लम भी हमने आपको याद, नवंबर 20 के जो अमेंडमेंट्स डिस्कस हुए हैं उसमें सेपरेटली बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है, ये क्विक रिविजन है, क्विकली जा रहे हैं।
तो वहां पे ये एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था। मैं पूरा प्रॉब्लम नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ रिविजन करा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे हर एक स्टेट का रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट टू द ट्रांसफर ही लेना है कि भाई इस स्टेट के टोटल एसेट कितने थे, उसमें से कितने ट्रांसफर किए, उससे क्या निकल जाएगा, रेशियो ऑफ ट्रांसफर ही, वैल्यू ऑफ एसेट जो हमारा ट्रांसफर हो रहा है। इसको किस पे अप्लाई करेंगे बेटा, टोटल आईटीसी। सबसे पहले दिल्ली का केस देखते हैं। हमारे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली में 70% एसेट ट्रांसफर हुए, दिल्ली में 70% एसेट ट्रांसफर हुए। दिल्ली का आईटीसी बैलेंस 50 लाख है, 50 लाख पे 75% अप्लाई करेंगे तो 35 लाख का जो आपको टैक्स क्रेडिट है वो ट्रांसफर करना है। किस साइड में, वो डिसाइड करेगा ट्रांसफर डिसाइड करेगा। तो उसने सोचा मैं सीजीएसटी एसजीएसटी में 10-10 लाख कर देता हूं और आईजीएसटी 15 लाख करता हूं, कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं, कर दो। बट मैक्सिमम सीजीएसटी में कितना ही कर सकता है, 10 लाख, क्योंकि उसमें है ही 10 लाख। हरियाणा यूनिट ने टोटल रेशो वैल्यू कितना ट्रांसफर किया, उसके जितने एसेट थे टोटल उसका 40% ट्रांसफर किया, तो उसके इसमें 40% लगेगा। ऑल इंडिया का टोटल नहीं करेंगे, स्टेट का किया हमने। 40% 70 लाख पे अप्लाई किया तो 28 लाख उसने ट्रांसफर करना है। तो उसने डिसाइड किया कि भाई मैं मेरा आईजीएसटी पूरा ट्रांसफर कर देता हूँ, तो 20 लाख वहां से ट्रांसफर कर दिया। सीजीएसटी 5 लाख करता हूँ, सीजीएसटी 3 लाख करता हूँ, एसजीएसटी 3 लाख करता हूँ, उसकी इच्छा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पर आईजीएसटी कितना कर सकता है, मैक्सिमम 20, क्योंकि उसमें अवेलेबल ही मैक्सिमम 20 है। तो इस तरीके का बेटा कभी बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने ये याद रखना है। और रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट अगर आपको कई अलग अलग दिनों को दिया है तो आपको कौन से दिन का उठाना है, अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर को उसको अप्लाई करना है टोटल आईटीसी पे, तो आपको आ जाएगा कि भाई कितना आईटीसी ट्रांसफर करना है, किस हेड पे वो देखना है, वो देख लेगा खुद। और डेट ऑफ फाइलिंग आईटीसी 02 के दिन का आईटीसी लेना है। तो ये एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया, इस पे कभी कभार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आने के पूरे चांस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेक्शन 20 जो आईएसडी से रिलेटेड। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 रिलेटिंग टू आईएसडी आर समराइज्ड एज अंडर। बेटा बहुत बड़ा चैप्टर था, मैंने बहुत कोशिश किया कि मिनिमम टाइम में मैं इसको कवर कर सकूं, फिर भी मैं वापस बोल रही हूँ, क्वेश्चन बैंक जरूर करना इसका। आईएसडी क्या होता है भाई, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो बेसिकली हेड ऑफिस हो गया, अकाउंट्स ऑफिस हो गया, यहाँ पे एडमिन ऑफिस हो गया, जो इनपुट सर्विसेज दूसरी यूनिट्स के बिहाफ में ले रहा है और फिर वो डिस्को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट फंक्शन हो सकता है। सो आईएसडी इज बेसिकली एन ऑफिस मेंट टू रिसीव tax invoice towards receipt of input service and distribute the credit of taxes paid on such input service to supplier units having same PAN proportionately. An ISD is required to obtain separate registration even though it may be separately registered. ठीक है, तो ISD को separate registration लेना पड़ेगा, अगर even if वो separately registered है तो भी लेना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन 24 में हमने पढ़ा था। अमाउंट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अमंग्स दोज रेसिपिएंट जिनके लिए आपने वो इनपुट सर्विसेज ली है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, आपने क्या किया, आपने खाली तमिल एडवर्टाइजमेंट लिया हेड ऑफिस ने, तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगी, इंडिया के मेरे सारे यूनिट्स को होगी, नहीं, तमिलनाडु वाले यूनिट को होगी। ठीक है, मैंने इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट किया, वो पूरे इंडिया में चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली मैं मेरे 29 स्टेट्स में जितने यूनिट्स है मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो सर्विस का आईटीसी। The ITC is distributed amongst the operational units only and in the ratio of turnover in the state or union territory of the recipient during the relevant period to the aggregate turnover of all recipient during the relevant period to whom the input service is being distributed. Turnover in the state to that aggregate, यहाँ पे टर्नओवर इन द स्टेट टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल रेसिपिएंट के बेसिस पे आपको करना है। टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन हमने कंपोजिशन लेवी वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ी है। रिलेवेंट पीरियड इज द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और लास्ट क्वार्टर, इस पीरियड के टर्नओवर के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। प्रायर टू द मंथ फॉर विच द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द टर्नओवर ऑफ द ऑल रेसिपिएंट इज अवेलेबल, तो लास्ट ईयर का टर्नओवर ले सकते हो या आप लास्ट क्वार्टर का टर्नओवर ले सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड आईटीसी शुड नॉट एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल, जितना क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बेसिक सी बात है। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शुड इशू एन आईएसडी इनवॉइस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग आईटीसी। इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इन इनवॉइस दैट इशू इज that the invoice is issued for distribution of ITC. ठीक है, the ISD needs to issue a ISD credit note for reduction in credit if the distributed credit gets reduced for any reason. ITC available for distribution in a month is to be distributed in the same month. It is a monthly activity बेटा, every month आपको ये यहाँ पे distribute करना पड़ेगा। Details of distribution of credit and all ISD invoice should be furnished by ISD in monthly GSTR 6 within 13 days. ठीक है, ये तो if the ISD has distributed excess credit to recipient, the excess will be recovered from the recipient with interest as if it was not tax paid. For the purpose of this section, turnover in relation to any registered person engaged in supply of taxable goods
एज वेल एज द गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट द वैल्यू ऑफ टर्नओवर शुड बी रिड्यूस बाय। तो यहाँ पे टर्नओवर में आपको क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो बेटा इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट है। पहले एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैट को ही यहाँ पे एक्सक्लूड करना था, आपको सीएसटी को भी अभी एक्सक्लूड करना है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये आईएसडी का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। तो आपका आईजीएसटी का क्रेडिट है, अब मैं सर्विस लिए उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एज आप आईजीएसटी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सीजीएसटी एसजीएसटी का है, सेम स्टेट में रिसिपिएंट और आईएसडी दोनों है, तो इसको आप सेम स्टेट में, महाराष्ट्र में ही है मेरा क्या बोलते हैं एचओबी, मतलब आईएसडी वाला यूनिट भी नॉर्मल यूनिट भी, तो मैं उसको सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। पर अगर डिफरेंट यूनिट में है तो सामने वाले को काम नहीं आएगा, तो उसे एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एज अ आईजीएसटी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर नाउ।